रावी क्रॉस करी, अमृतसर पहुंचे। अमृतसर पहुंचे तो कुछ चैन मिली। वहां सिख भाइयों ने लंगर लगा रखे थे पूरे। गाड़ी को रोक के सबको भोजन कराया अच्छी तरह। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज भारत जो है देश भर में बड़े उत्साह से अपने तिरंगे को सम्मान दे रहा है और हर घर तिरंगा कैंपेन ऑर्गेनाइज की गई है पूरे देश में। तो उसके नज़ारे आपको पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आज से 75 साल पहले ब्रिटिश इंडिया जो था वो 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन में विभाजित हो गया। भारत बन गया रिपब्लिक ऑफ इंडिया और पाकिस्तान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। दोस्तों, जो ये विभाजन हुआ ये ब्रिटिश राज के कारण और राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं थी उसके कारण हुआ। अब हुआ क्या, जो भारत से मुस्लिम परिवार थे उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा और जो पाकिस्तान में हिंदू परिवार थे उन्हें इंडिया आना पड़ा। अब इस विभाजन में दोस्तों जो बेकसूर लोग यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस हुए, उन लोगों में बहुत ही दंगे हो गए। दोस्तों, दंगाइयों ने दंगे कर दिए, लूटपाट मचा दी और इस दिवस को 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के नाम पर भी जाना जाता है। दोस्तों, इस विभाजन में कम से कम 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई और 1 से 2 करोड़ लोग इस देश से उस देश चले गए। आज मैं दोस्तों आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा, नारायण दास जी हैं जिनकी उम्र 82 साल है और इन्होंने ये जो पार्टीशन का टाइम है, जो समय है वो देखा है। जिस समय भारत पाक विभाजन हुआ उस समय इनकी उम्र 7 साल थी। तो आइए इनसे जानते हैं उस समय के किस्से। आज जिस शख्सियत से आपको मैं मिलवा रहा हूँ, इन्होंने पार्टीशन का समय देखा है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, हमारा पूरा देश टूटकर 2 टुकड़े हो गया, उस समय जो दंगे हुए, जिस तरह से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा इन लोगों को, आज हम लोग सुनेंगे इनसे कहानी पार्टीशन की। नमस्ते भाऊ जी। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी। आज मैं आपके पास आया हूँ एक उद्देश्य को लेके कि आपसे हम लोग उन घटनाओं को सुने, उन कहानियों को सुने जो पार्टीशन के दौरान हुई और जो मुसीबतें आपने झेली। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए वो चीज़ें बताएं। 1947 15 अगस्त को जब पार्टीशन का ऐलान हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, तो हम लोग जो थे ना पाकिस्तान में, हमारा डिस्ट्रिक्ट कैम्बलपुर था, तहसील पिंडी घेब में रहते थे। तो पार्टीशन से पहले हिंदू और मुसलमान में कोई मतभेद नहीं था। आपस में एक दूसरे के घर जाना, ब्याह शादियों में जाना, सारे काम होते थे। लेकिन जब ये पाकिस्तान बना उसके बाद तो फिर दहशतगर्दों ने समझो या किसने समझो, दंगे बहुत भड़क गए हैं। मुसलमान रात को घरों में लूट लेते थे, महलों में बढ़ जाते थे, सामान लूट लेते थे। इतना बुरा हाल हो गया था, कोई भी सुनवाई नहीं थी। उसके बाद फिर हिंदुओं को उधर से हिंदुस्तान आना था, तो सबसे पहले गांव गूं में से इकट्ठे करके ना एक जगह कैंप लगाया था, वाया कैंप, जो कि हमारा तीरथ पंजा साहब है उसकी एक साइड में था। तो सब छोटी छोटी मोटर होती थी, 20-25 मोटरें, 20-25 सवारी आती थी मोटरों में, उसमें भर भर के ना तो उस कैंप में इकट्ठा कर रहे थे। वहाँ से बाई रेल ये इंडिया भेजना था। अच्छा, मोटरें मतलब छोटी छोटी बसें? हाँ, छोटी छोटी 20-25 सवारी आती थी उतना। तो उन छोटी छोटी बसों से आपको अपने गांव से पास के स्टेशन पर लाया जाता था? रेलवे स्टेशन नहीं, कैंप में लाया जाता। कैंप में? अच्छा, वाया कैंप में। हाँ, क्योंकि रेलवे स्टेशन वही था कैंप में, और उस रेलवे स्टेशन से ही हमें इंडिया भेजना था। तो जिस दिन कई दिन हम आते रहे वहाँ सामान लेके, नंबर ना आवे, फिर सामान लेके रात को घर जाओ, रात में नींद नहीं आती थी, इतना डर लगता था कि कभी अभी कोई ना कोई आ जाएगा और मार देगा। ऐसी हालत हो गई थी। तो उस टाइम जो ये लोग दंगे कर रहे थे, दंगाइयों का तो कोई धर्म नहीं होता?
पर उन लोगों ने उस स्थिति का फायदा उठाना चाहा। हाँ हाँ हाँ। हम्म, उसके बाद जिस दिन हमारा नंबर आया, हमारे रिश्तेदार जितने थे, ताऊ चाचे, सब हमारे घर आ गए, क्योंकि हम शहर में रहते थे, पिंडी के, वो गांव में रहते थे। तो सारे वहाँ इकट्ठे हो गए, सब ने वहाँ कैंप में जाना था। सब रोज आते थे, रोज सामान लेके आते, फिर वापस चले जाना, नंबर नहीं आया, आज नंबर नहीं आया, आज नंबर नहीं आया। जिस दिन हमारा नंबर आया, उस दिन पहले हमारे दादाजी और 2 हमारे चाचे पहले दिन निकल गए, कैंप में पहुँच गए। दूसरे दिन हमारा नंबर आ गया। हमारे उस मोटर में हमारे पिताजी, हमारे एक ताऊ जी थे, रिश्तेदारी के कुछ बंदे थे, सारे एक ही मोटर में थे। 15-20 किलोमीटर आगे जाके ना दंगाइयों ने रोड पर बड़े बड़े पत्थर रख के सारे उस मोटर रोक ली। अच्छा। और लूटना चालू कर दिया। अच्छा। और ऐसी हालत हो गई थी कि किसी के कान में अगर है नहीं उतरा तो कान ही काट दिया, किसी के नाक में है नहीं निकला तो नाक ही काट दिया, ऐसी हालत कर दी थी। और जो हिंदू बाहर निकलता था मुकाबले के लिए, उस पर रेलवे लाइन के साथ साथ एक बना हुआ था, उसके पीछे आर्मी थी। जो हिंदू बाहर निकलता था मुकाबला करने के लिए, आर्मी वाले उसे गोली मार देते थे। पाकिस्तान आर्मी वाले? पाकिस्तान आर्मी वाले? हाँ, बलोच मिलिट्री थी, वो हिंदुओं को मार देती थी। उसके बाद हम बड़ी मुश्किल में ना, उधर दादाजी को, दादी जी को सब फिक्र हो रहा, कभी आए नहीं, रास्ते में लूट मार मच गई है। तो हमारा ताऊ जो था वो बड़ा होशियार था। ड्राइवर जो थे वो मोटर छोड़ के बाहर बाजरे का खेत था, उसमें बढ़ते जा रहे थे। वो भी डर के मारे जा रहे थे या नहीं जानबूझ के? वो जानबूझ कर जा रहे थे। अच्छा। भाई इनको लूटो। अच्छा। हमारा ताऊ था वो बड़ा होशियार था। उसने वो हर टाइम चाकू अपने जेब में रखता था। अच्छा। उसने ड्राइवर के पेट में चाकू रखा। जी। भाई पहले हम तुझे मारेंगे, हमने तो मरना ही मरना है, या तो इसको मोटर को ले चल सीधी बचा बचू के। बड़ी देर बहस होती रही। अगर 500 रुपए में फैसला हुआ, उसने कहा जी मेरे को 500 रुपए दो, मैं सबकी जान बचा के ले जाऊँ। फिर हमारे पिताजी ने उसको 500 रुपए दिए। 500 रुपए देने के बाद जब वो मोटर को घुमा के ले जाने लगा, तो पता नहीं कितनी लाशों में से वो मोटर निकली, कितने आदमी मार दी होंगे। हाँ, आपने लाशें देखी? वो हाहाकार मच रहा था। आपने लाशें देखी वो? हाँ बिल्कुल देखी हैं जी, लाशों के ऊपर सही। मेरी उम्र उस टाइम 7 साल की थी, लेकिन मुझे होश अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है कि। उसके बाद हम कैंप में पहुँचे जी। कैंप में पहुँचे तो बड़ी खुशी हुई दादाजी को, सबको भी चलो बच के आ गए हैं। और आसानी से वो मिल गए? वहाँ कैसे ढूंढते थे कि अपने रिश्तेदार, वहाँ वो लोग ढूंढते कैसे थे कि अपने रिश्तेदार पहुँच? जिधर रास्ते में खड़े थे, जिधर से बस आनी थी ना। अच्छा। वही रास्ते में खड़े थे कैंप में, जहाँ से बस हमारी मोटर बढ़नी थी। अच्छा। वो उसी जगह खड़े थे। अच्छा। तो उनका हमारा वहाँ मेल हो गया। अच्छा। मेल होने के बाद फिर हम चले गए। अब कैंप में हम 2 महीने रहे हैं। वहाँ क्या होता था जी, खाने को कुछ नहीं है तो बड़ा महंगा है। घी मिलेगा तो 5 रुपए किलो होता था। 10 रुपए किलो घी मिल रहा था। आटा इसी तरह 2 रुपए किलो मिल रहा था। बड़ा शेर मिल रहा था, बड़ा महंगा हिसाब किताब वहाँ था। और शरणार्थियों के लिए भोजन भेजते थे जी, बोरियों में भर के रोटियाँ। अच्छा। और बोरियों में ही भर के सब्जी सुक्की बना के जहाज से फेंकते थे। अच्छा। तो लैंड में लग के बांटी जाती थी, और इस तरह खाना मिलता था। और जो अच्छे थोड़े पैसे वाले थे, वो तो अपना चूल्हा बनाने लग गए, चाहे महंगा मिले चाहे सस्ता मिले, वो तो खाने लग गए। उसके बाद कुछ 1-2-4 दिन के बाद हमें पता लगा कि भाई एक गाड़ी लाहौर गई जो, तो दहशतगर्दों ने पूरी गाड़ी काट दी। डर लगने लग गया, और गाड़ी में भी। हाँ। अब गाड़ी में भी हमारा नंबर आ गया। उसने पानी का कनस्तर हमने 18 रुपए में लिया। अच्छा। पीने के लिए एक कनस्तर रख लिया। वो छोटे बच्चे हैं, प्यास लगेगी। हाँ। एक ही डिब्बे में सारे थे, तो 18 रुपए में एक कनस्तर पानी को मिला। उस टाइम जो पैसे की वैल्यू थी, अगर 18 रुपए की कोई जमीन खरीदी जाती तो पता नहीं कितने एकड़ जमीन आ जाती। उसके बाद ट्रेन में बैठ के हम चलते गए। बाकी सरकार ने कुछ आर्मी भेज दी थी। जब वो गाड़ी कटी ना, उसके बाद सरकार ने आर्मी भेज दी थी। वो गाड़ी के साथ 5-7 जवान, 10 जवान आर्मी के जाते थे के साथ। तो फिर कोई ऐसी बात नहीं होती। जब हमारी गाड़ी लाले मुँह से पहुँची, वहाँ
दहशत गर्द ने क्या करा कि टंकी की पानी में जहर पा दिया, ओ हो भाई पानी कोई ना पीवे। वो तो वहाँ आर्मी वालों ने चेक करवाई, पहले पानी रोक दिया, भाई पानी मत पियो, क्योंकि इस पानी में कुछ है। जो रेलवे स्टेशन की टंकी थी उसी में ही जहर डाल दिया, स्टेशन की टंकी उसी में ही जहर डाल दिया उसी में जहर डाल कि जो भूखे पैसे लोग वहाँ पानी पिएंगे हाँ। वो जहर से ही मर जाएंगे। अब ऐसे ही मर जाए। ओ हो इतना बुरा हाल हुआ, ऐसा परमात्मा किसी को ना दिखावे जैसा हाल हमारा हुआ, जैसे हम बच गए। गाड़ी जब हमारी लाहौर क्रॉस करके अमृतसर पहुंची, रावी क्रॉस करी, अमृतसर पहुंचे तो कुछ चैन मिली। वहां सिख भाइयों ने लंगर लगा रखे थे पूरे, गाड़ी को रोक के सबको भोजन कराया अच्छी तरह। फिर हम सीधे जलंधर आके जलंधर रुके, जलंधर कैंप में। वहाँ भी हम 10-15 दिन रहे, लेकिन वहाँ राशन बढ़ता था, राशन देते थे, भाई अपना अपना बनाओ, राशन ले जाओ यहाँ। सरकार ने तो काफी मेहनत करी, लेकिन उधर जो जुल्म हुआ है ना, वो हमें जब भी आंखों के आगे आ जाता है ना, तो बस रोना आ जाता है। ऐसी हालत में हम पाकिस्तान से इंडिया आए। जब आपने रावी क्रॉस की होगी तो वहाँ आपने जो लाशें और जो मंजर देखा, कहते हैं कि वो नदी पूरी लाशों से भर गई थी। हाँ, ऐसे उधर भी कत्लेआम हुआ है, इधर भी हुआ है। हाँ, इधर जब वो गाड़ी काट के आई ना हाँ, लाहौर से, हाँ, फिर महाराजा पटियाले ने अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया, भाई ये जमुना से उरे जितना पंजाब है, हाँ, इसमें जितने मुसलमान हैं जहाँ मिले काट दो। हाँ, तो उन्होंने बड़े मुसलमान काटे। व्यास नदी से जब हमारी गाड़ी गुजरी तो उसमें लाशें ही लाशें, इतना आदमी मरा। पर बाबूजी मतलब ये मैंने देखा कि ये राजनीतिक लोगों के पीछे, अंग्रेज़ों के पीछे, इन लोगों ने जो देश डिवाइड किए उसमें इंसानियत बड़ी शर्मसार हुई। हाँ जी बिल्कुल। इंसान जो थे वो बेकसूर थे, उनका कोई दोष नहीं था, वो मारे गए। रातों रात उनको पता चला कि ये देश अब मेरा नहीं है। यहाँ जो मुस्लिम परिवार थे उनको अचानक पाकिस्तान जाना पड़ा, जो पाकिस्तान वाले एरिया में हिंदू रहते थे उनको यहाँ आना पड़ा। तो ये जो जनता पलायन कर रही थी ये तो बिल्कुल बेकसूर थी, जिनको दहशतगर्दों ने और जो राजनीतिक लोग हैं इन लोगों की वजह से मौत का सामना करना पड़ा। अपनी ज़मीन जायदाद, अपने बिजनेस सब छोड़कर एक दूसरे नए देश में जाना पड़ा, जहाँ जाके वो फिर से ज़ीरो से फिर आगे उनकी लड़ाई दूसरी चालू हुई। ऐसा थोड़ी कि वो लड़ाई ख़त्म हो गई, उसके बाद एक नई लड़ाई शुरू हुई होगी, नई जगह पे जाना, वहाँ कोई काम नहीं, कुछ नहीं, नौकरी नहीं, धंधा नहीं, रोटी के लिए क्या कुछ करना पड़ता होगा आपको। जब आप भारत आए क्या क्या आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा? रोटी के लिए तो भैया आन के मजदूरियाँ करी हैं, मजदूरी किस दिन मिल जाती थी तो रोटी बन जाती थी, किस दिन ना मिली तो भूखे भी रह जाते थे। कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं दिन में मजदूरी कहीं मिल जाए ताकि शाम को रोटी खाने के लिए कुछ इंतजाम हो जाए। सब लोग नौकरियाँ करने लग गए। इसी तरह किसी को 40 रुपये महीना मिलता था, किसी को 50 रुपये महीना मिलता था, किसी को 60 रुपये महीना मिलता था। जैसे जैसा काम को कर सकता था वो उसी मजदूरी में लग गया और अपना पेट पालने लगा। तो उस समय बाबूजी फिर देश का सुधार होता गया, जो हमारे भी आगे बच्चे बड़े होते रहे, हाथ खुलता गया। अब शांति है, आदमी आराम से रोटी खा रहे। और बाबूजी आप लोग जब यहाँ आए, आज इतने साल हो गए, लगभग 75 साल हो गए आए हुए, तो मैंने ये देखा कि आप लोगों ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ना ही कभी सरकार से अपने। जितने भी पंजाब से आए हैं जी, सब सेहतमंद थे जी और अच्छे हेल्दी थे जी। उनको जो भी मेहनत का भी काम मिला, जो भी मिला उन्होंने किया जी और अपनी रोटी कमा के खाई। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जैसे इतनी मुसीबतों के बाद जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोगों ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया कि हमें आरक्षण दे दो, बिल्कुल नहीं करा, या हमें रिजर्वेशन दे दो, कोई खास चीज़ दे दो, कुछ भी नहीं करा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोगों को मतलब अपनी स्थितियों का मुकाबला करना आता है कि हम लोगों ने किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी और खुद अपने कदमों पर हम खड़े हो गए। एक और चीज़, जब मुआवजा वगैरह मिला होगा
तो उस समय जिस तरह से सारे लोग जीरो हो गए थे, सब कुछ छोड़ आए थे अपना, तो कई लोग तो वो मुआवजा लेने भी नहीं जा पाए। ऐसा आपके साथ भी हुआ कि आपको? हुआ है जी, कईयों के साथ कागज नहीं मिले, किसी के पास क्या नहीं मिला, वैसे रह गए। क्लेम मिले हैं लोगों को। अब हमारे को मतलब कि हमारे नाने का मकान था, वो हमारी माता के नाम था, हमें उसका क्लेम मिला है सिर्फ 2500 रुपये। जगाधरी में जिस दिन आए, हाँ जी, उस दिन कर्फ्यू लगा हुआ था। अच्छा, जगाधरी में रहते हुए उस दिन कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू के बीच में ही हम आए। अच्छा, या हमारे कोई रिश्तेदार पहले आए हुए थे, उनके पास भाई चलो वहाँ रहते हैं। अच्छा, या कुछ जगह मिल जाएगी। नानी के मकान का हमें 2500 रुपये क्लेम मिला। और हमारे दादा की जो ज़मीन थी उसके बदले में हमें 5 यूनिट ज़मीन जो है ना पंजाब में मिली थी, नहर के किनारे। तो उस टाइम इतनी गरीबी थी कि उसकी पैरवी को नहीं कर सका, वो जा नहीं सका। हमारे पिताजी और 5 भाई थे, पांचों में भी ऐसी हालत थी सबकी कि कोई वहाँ ज़मीन पे कब्जा करने जा ही नहीं सकता। वो ज़मीन आज तक पता नहीं किसके नाम है। हाँ। तो ज़मीन पे आपको मतलब उस टाइम जो सरकार होगी उन्होंने बोला होगा कि आके आप कब्जा ले लो, वो कब्जा लेने आप नहीं जा पाए वहाँ पे? कब्जा लेने हम नहीं जा पाए भैया। आप पिताजी काम करते थे, हफ्ते बाद में कुछ 10, 20, 30 रुपये लाते थे तो उससे राशन पानी घेरते थे। इतना पैसा ही नहीं था कि वहाँ जा सके। इस वजह से वो ज़मीन हमारी ऐसी ही रह गई। वो कोई ना कोई कब्जा करके इस टाइम बैठा होगा वहाँ? बैठा होगा जी, बिल्कुल बैठा होगा। ओहो। और एक चीज़ बताइए, जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, तो आपका मन नहीं करता था कि कुछ अनोखी सी चीज़ खाएं, कहीं कुछ लाएं? बिल्कुल करता था, लेकिन पास हो तो खाएं। हाँ, तो आप लोगों ने अपनी पढ़ाइयाँ कैसे की? उस समय बिजली का संकट होता होगा, रोटी का संकट होता होगा, किस तरह से आपने पढ़ाई की? ऐसा पढ़ाई होती रही जी। सरकारी स्कूल में दाखिले मिल गए थे जी, तो वहाँ पढ़ते रहे जी। और बिजली वगैरह तो होती नहीं थी, तो आप कैसे पढ़ते थे? बिजली तो बहुत बाद में आई। हाँ हाँ, पहले क्या होते थे? लालटेन। अच्छा, या मिट्टी के तेल का दीवा। अच्छा, उसी में आप लोग पढ़ते थे? ओहो हो। तो उस समय जब आप लोग आए तो गवर्नमेंट ने आपको कुछ खास सुविधाएं दी? कोई सुविधाएं नहीं मिली, कुछ नहीं। तो ये सारी की सारी स्ट्रगल हमारी पर्सनल रही। हाँ, जिस बेस पे हम लोगों ने एक नाम बनाया। जो मुसलमान मकान खाली कर गए थे जी, वो यूं कोई आता रहा, जिसको मिलता रहा जी, जिसको नहीं मिला वो अपना कोई इंतजाम करता रहा जी, वह इस तरह रहा। और जैसे जैसे हमारे जो घर वहाँ खाली हुए होंगे, वो यहाँ से जो जनता गई, किसी ने कब्जा कर लिया होगा। हमने सारा सामान वहीं छोड़ के आए थे। हाँ, जो जरूरत का सामान था, हाँ, जितना हम उठा सकते थे वो साथ ले आए। हाँ, बाकी सब कुछ वहीं छोड़ आए। ओहो। तो बाबूजी, जब वहाँ ये दंगे वगैरह हुए तो उस समय आप लोग रात को कैसे पहरा वगैरह देते थे? रात को ऐसे पहरा देते थे जी, सारा मोहल्ला एक ही घर में इकट्ठा हो जाता था। अच्छा, छत पे बैठते थे। अच्छा, लाठियाँ डंडे छुरे छुरे साथ लेके बैठते थे। भाई वो आते हैं तो 40-50 आदमियों का ग्रुप आता है, मुस्लिम जो दंगाई आते थे। दंगाई आते हैं भाई, आए तो चाहे ऊपर से इंटें बरसावें, कुछ करें, अपनी जान बचा लें। इस तरह का हाल था। मैंने सुना कई हमारी फैमिलियों ने अपने परिवारजनों को ही मौत के घाट उतार दिया कि ये दंगाइयों के हाथ ना पड़ जाएं। ऐसा है भाई, जो मतलब कि बहुत ही लाचार था, उसकी बहू बेटी को अगर वो उठा के ले जाए, इससे खरा उसने अपने आप ही मार दी। हाँ, कितना बड़ा मतलब कितना बड़ा ये मानसिक संकट होगा उन व्यक्तियों पे, बहुत तनाव कि अपने ही परिवारजनों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। ऐसी भी घटनाएं वहाँ घटी। भाऊजी, आज़ादी के 75वें दिवस पर आप कोई कविता सुनाना चाहेंगे देशवासियों को? तो फिर पंजाब वाली सुना देता हूँ जी, सुनाइए। कैसे कहूँ पंजाब के पुरदर्द नज़ारे, या खून की होली खिली रावी के किनारे। रावलपिंडी कैम्बलपुर में कोई जाकर देख लो, गलियों में रोते फिरते हैं यतीम बेचारे, या खून की होली खिली रावी के किनारे। लाहौर अमृतसर में बहे खून के दरिया,
मारे गए लाखों बचे यतीम बेचारे, है खून की होली खिली रावी की खिलखिलाहट। अच्छा भाऊ जी, एक और चीज आप बताइए, आपका इतना अनुभव है, कोई मजहब कभी सिखाता है इस तरह की हिंसा करना, किसी बेकसूर को मारना, जिस तरह से बेकसूर लोग जो हिंदुस्तान से मुस्लिम वहां पाकिस्तान गए वो मारे गए बेकसूर, वहां से जो हिंदू यहाँ भारत वाले एरिया में आए वो मारे गए, ये सारे बेकसूर थे। आप क्या कहते हो इस बारे में? भाई मैं तो ये कहता हूँ मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। क्या बात कही आपने। और आज बाबू जी जिस तरह से देश चल रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो अब की जनरेशन है, जो अब लोग हैं, उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्या आप कहना चाहेंगे रिलीजन, धर्म के बारे में? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपस में मिल के रहें, आपस में प्यार से रहें, तो भारत तरक्की करेगा। जो अगर आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे तो वो उतना ही पीछे चलता जाएगा। देश को बढ़ाना है तो आपस में मिल के चलो। और आप क्या सोचते हो, ये जो झगड़े करवाता है ये कौन करवाता है? हम ये आपस में तो कभी हम लड़ते नहीं। दहशतगर्दी हैं जो झगड़े करवाते हैं, जैसे कश्मीर में अब हो रहा है जी, दहशतगर्दी हो रही है। जी। इसी तरह कहीं ना कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ये क्या राजनीतिक उद्देश्य होते हैं लोगों के, जिस तरह से बिल्कुल राजनीतिक उद्देश्य होते हैं जी जो भड़काते हैं, और आम आदमी उसमें आम आदमी मारा जाता है। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया भाऊ जी, इस देश की स्वाधीनता की, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो भी दर्शक ये वीडियो देखेंगे उन्हें ये संदेश जाएगा कि हम सब अगर मिलकर एकता में रहेंगे तो ही देश प्रगति करेगा। जय हिंद। जय हिंद।